राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में हमारे साथ हैं आज युवा फिल्मकार और फिल्म जॉली एलएलबी के निर्देशक सुभाष कपूर। सुभाष कपूर। दिल्ली में पले बढ़े सुभाष कपूर आज फिल्मों में तेजी से प्रचलित नामों में गिने जाते हैं। पढ़ाई के दौरान छात्र राजनीति और जन आंदोलनों से जुड़ गए सुभाष कपूर ने हिंदी साहित्य में एमए करने के बाद थोड़ा समय पत्रकारिता की, टेलीविजन प्रोग्राम्स बनाए और ग्रास रूट गतिविधियों में लगे रहे। सर्व शिक्षा अभियान के साथ काम करते हुए सुभाष ने अपनी जिंदगी को बदलता हुआ पाया, क्योंकि इस दौरान उन्हें समाज की तीखी सच्चाइयों का साक्षात्कार हुआ। अरे मेरा नाम है घसीटा, ले लाखों को पीटा, शर्म से मर जाऊं जो न ले जाऊं सीधा। महज 7 साल पहले मुंबई पहुंचे सुभाष कपूर के कंधों पर आज मुन्ना भाई सीरीज की तीसरी फिल्म मुन्ना भाई चले डेली बनाने की जिम्मेदारी है। भाई अगर बोलने का इधर आ तो कैसे बोलने का? कम यार, बोलने का उधर जा, पहले उधर जाने का और इधर पहुंच के बोलने का कम यार। आज फिल्मों में कामयाबी का स्वाद चख चुके फिल्मकार सुभाष कपूर कुछ छोटी, सार्थक लेकिन नाकाम फिल्में बना चुके हैं। जॉली एलएलबी और फंस गए रे ओबामा उनकी कामयाब फिल्में हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुभाष जी, शुक्रिया प्रोग्राम में। हमें बताइए कि दिल्ली से चलकर मुंबई तक पहुंचने और अब फिल्मों के कारोबार में उतरने तक का एक सरसरी सफ़र क्या है? देखिए, मैं तो अपने आप को बहुत जिसे कहते हैं भाग्यशाली समझता हूँ। मुझे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए लगभग 6-6.5 साल हुए हैं और उस दौरान मेरी 3 फिल्में बन गई हैं और कभी सोचा तो नहीं था और काफ़ी उम्र के काफ़ी लेट तक ये सोचा नहीं था कि फिल्में बनाऊंगा, लेकिन ज़रूर जिसे कहते हैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप ऑन द स्टेपल डाइट ऑफ हिंदी सिनेमा। तो उस दौर में थे जब हर नई फिल्म को देखना, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना और फिल्म देख के आके स्कूल में अपनी क्लास में सब लोगों को अपनी फिल्म की कहानी बताना, उसको एनैक्ट करना। तो जिसे अक्सर कहा जाता है वो फिल्मी कीड़ा जो है वो बाकायदा बड़ी ताकतवर ढंग से अंदर मौजूद था और कुछ कुछ किया, कुछ जर्नलिज्म किया कुछ साल, उसके बाद में कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बनाई और बस जिसे कहते हैं वन थिंग लेड टू अनदर एंड आई वाज इन बॉम्बे। और 2007 में मेरी पहली फिल्म से सलाम इंडिया रिलीज हुई, जिसका मैं राइटर था, डायरेक्टर था और ऑल्सो वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स भी था। और वो फिल्म बेहद बेहद नाकाम साबित रही बॉक्स ऑफिस पर। और मेरी दरअसल फिल्म इंडस्ट्री की जद्दोजहद जो है, मेरी स्ट्रगल जो है वो दरअसल सलाम इंडिया के बाद शुरू होती है। अक्सर ऐसा होता है कि लोगों को पहली फिल्म मिलने में समय लगता है और पहली फिल्म की स्ट्रगल और मशक्क़त में लोग लगे रहते हैं, लेकिन मेरी स्ट्रगल जो है वो दरअसल सलाम इंडिया के बाद होती है। क्योंकि मैं खुद अपने कुछ दोस्तों के साथ पहली फिल्म का प्रोड्यूसर था, तो सलाम इंडिया का सफ़र तो बहुत आसान था और बेहद यादगार है। पहली फिल्म आपको हमेशा याद रहती है। गलियां है, पटरी है, खेतों की मिट्टी है, बस्ती के नुक्कड़ पे टोटी का पानी है, अपने ही हाथों से अंबर के कागज पे अपनी ही किस्मत को लिखना लिखाना है। ताना रे बारा रे, ताना रे बारा रे। वही कर जो तेरी औकात है। अबे बॉलिंग डाल रहा है कि भीख मांग रहा है? जब मन में आएगा तब मारूंगा, चल बॉल फेंक। वो क्या चीज़ है एक स्क्रिप्ट में जो लोगों को मुतासिर करती है? वो क्या चीज़ है जो आप किसी प्रोड्यूसर से मिलने जाएं या किसी बड़े स्टार से मिलने जाएं तो वो क्या चीज़ है जो वो आप में ढूंढ रहा है, आपकी स्क्रिप्ट में ढूंढ रहा है? आई थिंक ये बारीकियां जो हैं वो आपको मुझे तो ज़रूर सलाम इंडिया की असफलता के बाद ये मौका मिला अलग से लोगों से मिलने का। मैं लोगों को जानता नहीं था, मेरे पास, मैं शहर को नहीं जानता था, नंबर्स नहीं होते थे लोगों के। तो वो 2-2.5-3 साल की वो मशक्क़त थी जो फंस गए ओबामा की रिलीफ के साथ ख़त्म हुई। मुंबई के इस सफ़र पर हम लोग अभी आगे भी बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल एक दिल्ली वाले सफ़र पर थोड़ा नज़र डालते हैं।
किस तरह का परिवार आपका है जिसमें आपके लिए ये बहुत मुश्किल नहीं हुआ कि आप दिल्ली में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद फिल्मों की दुनिया में बिना किसी ट्रेनिंग के उतर पड़ें और वहाँ अपना करियर तलाशें? देखिए, मैं एक दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर एक छोटे बिजनेसमैन थे, अभी वो रिटायर्ड हैं। मदर हाउसवाइफ थी। हम लोग 4 भाई थे, हम सबसे बड़े थे। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास हम लोग माल रोड पर रहा करते थे। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था उन फिल्मों को देखते हुए भी वो तमाम, और मैं जिस दौर की बात कर रहा हूँ, जिस दौर में हमने खूब फिल्में देखी हैं, वो 80s का दौर है। और आप अक्सर बॉलीवुड में लोगों से पूछेंगे तो 80s का दौर जो है वो लोग बड़े नाक उसको एक तरह का अंधकार हाँ, भरा कोई एक डार्क इरा एज। बोलता है उसको, कोई डार्क एज बोलता है उसको। और आप जानते हैं वो मकसद और हिम्मत वाला और मवाली और उस तरह की फिल्मों का दौर था। लेकिन उसके साथ साथ में एक अल्टरनेटिव सिनेमा, जैसे हम आर्ट हाउस सिनेमा कहते थे, वो भी उन दिनों काफ़ी बनती थी फिल्में, और वो आमतौर पर दूरदर्शन पर देखने को हम लोगों को मिलती थी। तो परिवार, चूंकि हमने कभी ये खड़े होकर कहा नहीं कि हमको फिल्म मेकर बनना है या बम्बई जा रहे हैं, तो ऐसा कोई रिएक्शन फैमिली से कभी सीधे तौर पर आया ही नहीं। हर एक साधारण परिवार की तरह उनकी भी चिंता यही थी कि कहीं कोई अच्छी नौकरी हो जाए, थोड़ा फ्यूचर सिक्योर हो जाए। और वो हुआ भी, लगभग वैसा हुआ भी। हमने लिटरेचर में, हिंदी लिटरेचर में एमए ख़त्म किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद में मुझे लखनऊ जाने का मौका मिला एक लिटरेसी कैंपेन के एक प्रोजेक्ट में, जहाँ मेरे को 2 साल मैंने काम किया। और वो जो अनुभव था मेरे साथ लखनऊ में, जो मैंने समय बिताया, वो मुझे अब मैं जब वापस देखता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो बहुत कीमती समय था, बहुत इम्पॉर्टेंट समय था मेरी ज़िंदगी में जो मैंने लखनऊ में बिताया। और मैं लखनऊ में था, लेकिन दरअसल मैं काम करता था ईस्टर्न यूपीज़ के डिस्ट्रिक्ट्स में, तो मैं अक्सर वहीं होता था। लखनऊ हम लोग 15-20 दिन रोज़ में एक बार कभी आए, एक रात रुके, फिर निकल गए, उस तरह से रहता था। तो थोड़ा देश को, एक somebody who's born and brought up in Delhi, जिसकी पैदाइश परवरिश दिल्ली की है, उसके लिए दिल्ली से बाहर जाके हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों को देखना, वहाँ की ज़िंदगी को करीब से देखना, गाँव में जीवन कैसा होता है, छोटे शहर क्या होते हैं, तो उसको देखना, तो वो एक काफ़ी लर्निंग एक्सपीरियंस मेरे लिए रहा। और वो ख़त्म करके हम वापस दिल्ली आ गए। और अब कुछ साफ नज़र आ रहा था कि क्या क्या कर सकते हैं। तो जो कन्फ्यूजन ग्रेजुएशन के दौरान थे कि कई बार लगता था कि यार कुछ एमफिल पीएचडी कर लें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगेंगे। कई बार लगता था कि वकालत जो है वो बड़ा शानदार पेशा है, बड़े खास अंदाज में वकील जो कोर्ट में बात करते हैं, वकील बन जाएं। तो उस कन्फ्यूजन से जिससे आमतौर पर एक आम बच्चा गुजरता है, उससे हम भी गुजरे। और फिर गिरते पड़ते कहीं ना कहीं कुछ एक पगडंडी मिल गई, उसे पकड़ लिया। ये बड़ा दिलचस्प है जानना आपसे कि एक तरफ तो फिल्मों और टेलीविज़न के ज़रिए कुछ जो आर्ट फॉर्म्स आपके ऊपर असर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ये जो लिटरेसी मिशन है उसके लिए आप लखनऊ से होते हुए यूपी के छोटे छोटे कस्बों गाँव से ज़िंदगी से रूबरू हो रहे हैं। इन दोनों के बीच में अगर किसी एक पर्टिकुलर फिल्म का जिक्र करें जिसने आपके अंदर के फिल्मकार को कहीं उकसाया होगा, जिसका इंटरफेस कहीं इस रियलिटी के साथ होता होगा। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान में अगर आप 3 चीज़ों को समझें तो आप शायद हिंदुस्तान की माफिस की पल्स आप समझ सकते हैं। एक है सिनेमा, दूसरी है राजनीति, तीसरी है क्रिकेट। ये 3 चीज़ों को अगर आप समझ लें तो ज़रूर मैं ऐसा मानता हूँ कि हर दर्शक के जीवन में कोई ना कोई एक फिल्म ऐसी आती है, चाहे वो फिल्म मेकर बना हो, बाद में ना बना हो, क्या पेशा हो ना हो, एक फिल्म ऐसी आती है जहाँ वो उसको लगता है कि वो भी इसका हिस्सा हो सकता है, या उसे भी इसका हिस्सा होना चाहिए, या वो एक बाकी फिल्मों के मुकाबले ज़्यादा असर छोड़ती है। तो मैं व्हेन आई लुक बैक तो मुझे 2 बीघा ज़मीन, अरे मेरा कहा न मानकर अपने ही हाथों अपना सत्यानाश करने पर क्यों तुला हुआ है? जमीन चले जाने पर ही तो किसान का सत्यानाश हो जाता है हजूर, और फिर उस जमीन पर तो हमारा 7 पीढ़ी पुराना मकान है। नहीं हजूर, जमीन तो मैं किसी हालत में नहीं बेच सकता। ये मजाल, इतनी जुर्रत? अच्छा, तो कल तक मेरी सारी रकम मैं सूद के चुका जाओ। कल तक? 4 दिन तो दीजिए सरकार। काफी मोहलत दे चुका हूं। तुम लोग शराफत से पेश आने के काबिल भी नहीं। मेहरबानी कीजिए सरकार, ये मेरा आखिरी फैसला है, निकल जाओ यहाँ से। सरकार दया कीजिए, सरकार सरकार सरकार। आज भी वो फिल्म मुझे उतनी ताज़ी लगती है, मुझे आज भी वो उतनी फ्रेश लगती है, आज भी उतनी रेलेवेंट है।
और वो मुझे बहुत अच्छे से याद है, मतलब अपने बचपन की देखी हुई फिल्मों में से, कि लगा हो कि मतलब हाँ ऐसा कुछ कभी जीवन में करने का मौका मिले। तो अगर आप एक फिल्म पूछ रहे हैं तो 2 बीघा ज़मीन मेरे लिए वो फिल्म होगी। ठीक है, इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं सुभाष कपूर के साथ, जो कि एक युवा फिल्मकार जिनकी ताज़ा फिल्म जॉली LLB आपने अभी देखी होगी। मैं किसी फिल्म स्कूल नहीं गया, मैं उस शहर में लोगों को जानता भी नहीं था। मैं सीधा यहाँ से गया, कुछ दोस्तों के साथ में मैंने अपनी पहली फिल्म बना डाली। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। आप हैं आज सुभाष कपूर के साथ, जो कि एक युवा फिल्मकार हैं। सुभाष जी, ब्रेक से पहले आपने 2 बीघा ज़मीन का जिक्र किया, लेकिन फिर जब हम देखते हैं आपका ख़ुद का काम, चाहे वो फंस गए रे ओबामा हो या जॉली LLB हो, वो बिल्कुल इन दोनों में कहीं कोई मेल नहीं दिखाई देता। तो क्या आपको लगता है कि जो जहाँ से, क्योंकि एक किसी फिल्म का नाम जब आप लेते हैं और वो बिल्कुल एक आप कह सकते हैं रियलिस्टिक सिनेमा का जो स्कूल है उसका एक रिप्रेजेंटेटिव काम है बिमल रॉय का, और जब खुद आप काम शुरू करते हैं तो एक बहुत सटायरिकल फार्सिकल स्टाइल में काम करते हैं, तो ये इन दोनों को कैसे समझें? देखिए, उसको समझने का तरीका मुझसे अक्सर ही लोग पूछते हैं और बाज़ लोग हैरान भी होते हैं, क्योंकि मैं ज़ाती ज़िंदगी में बहुत बेहद बोरिंग किस्म का और बहुत अकेला रहने वाला किस्म का इंसान हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ, जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, कि मैं दरअसल आई एम अ बिट एंग्री मैन, मतलब मैं थोड़ा बहुत कुछ अंदर है जो भड़ास निकालना चाहता हूँ। और जब फिल्म इंडस्ट्री में गए, पहली फिल्म बनाई, तो कुछ ऐसा एहसास हुआ कि जितना अंदर कुछ है, अगर उसको उसी सीरियसनेस के साथ में और उसी भारीपन के साथ में अगर एक्सप्रेस करेंगे तो लोग अंडे मारेंगे थिएटर में, तो कोई चांस नहीं है गुरु। तो चूँकि लिटरेचर पढ़ा है, मंटो का बहुत मुरीद हूँ, और मंटो की राइटिंग में मुझे कमाल का व्यंग, कमाल का फटायर मुझे नज़र आता है। उनकी बहुत सीरियस कहानियों में भी मुझे एक इतना व्यंग नज़र आता है। तो शायद जो कुछ पढ़ा परसाई जी को, मंटो, श्रीलाल शुक्ल, शायद वो जहन में रह गया होगा, मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं लगभग 2-2.5 साल सलाम इंडिया के बाद 2007 के बाद अपनी अगली फिल्म बनाने की स्ट्रगल कर रहा था, और मैं बहुत लोगों से मिलता था और बहुत लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करता था कि मेरे पास अच्छी स्क्रिप्ट है, आप सुनिए, और बात नहीं बनती थी। और 2009 में मिडिल ऑफ 2009 एक नई चीज़ मुझे इंडस्ट्री में सुनने को मिली। जो लोग थोड़े इंटरेस्टेड भी थे, वो आके कहते थे, यार अभी तो सर रुक जाइए, अभी तो रिसेशन आ गया, मंदी आ गई है, अब तो इंडस्ट्री में फाइनेंस का प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम है। तो मुझे कहीं से ख्याल आया कि यार ये मतलब रिसेशन से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरे मुल्क का लेना देना नहीं है, मेरी सोसाइटी का इसमें योगदान नहीं है, कोई चीज़ आई है बाहर से, अमेरिका से, तो इस पर कुछ किया जाए। तो ऐसे ही मतलब ये बैठे बैठाए बात है, कोई ऐसी कोई सोची समझी रणनीति नहीं है कि मुझे अपनी बात जो है वो फटायर के थ्रू कहनी थी या व्यंग के माध्यम से कहनी थी। ऐसे ही बैठे बैठाए ये ख्याल आया कि जब हर जगह रिसेशन है तो अंडरवर्ल्ड में भी होगा यार, और अगर अंडरवर्ल्ड में है तो फिर कैसा होगा। जीप में पेट्रोल नहीं है, मोबाइल का आउटगोइंग बंद है, मालूम है ना, सबकी एक ही कहानी, मंदी चल रहा है जी। साली आई कहां से है मंदी? अमेरिका से। A new sense of common purpose. Yes, we can. अरे है कौन ये? ओबामा। हाँ, क्या कह रहा है ये? ये कह रहा है कि यस, कि हम कर सकते हैं। 7 साल बाद अमेरिका से आया। अमेरिका से? बहुत बड़ा बिजनेसमैन है वहाँ। वो मैं आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था कि आपका ऑफिशियली किडनैप कर लिया हमने। कम से कम 50 करोड़ का आसामी है तेरा ये ओम शास्त्री। अरे काहे का करोड़पति यार? 2.5 करोड़ में डन करते। मेरे पास नहीं है इतने पैसे। 1.5? मेरे पास पैसे होते तो मैं इंडिया क्यों आता? और उसके बाद में दरअसल फंस गए की कामयाबी के बाद में, फंस गए को जिस तरह से लोगों ने पसंद किया, जिस तरह के उसका क्रिटिकल एक्लेम हुआ, उसके बाद में मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मुझे जाने अनजाने एक ऐसा माध्यम मिल गया है, एक ऐसा नैरेटिव स्टाइल मिल गया है जिससे मैं बहुत गंभीर बातें भी बहुत दर्शक प्रेमी ढंग से कह सकता हूँ। तो फिर जॉली LLB में हमने वही किया कि वो जो हास्य है, फटायर है, व्यंग है, जो उसका डार्क ह्यूमर, उसको जिंदा रखा जाए। और मैं अभी जितनी भी स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ उसमें से ज़्यादातर 95% जो हैं उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग सटायरिकल एलिमेंट है। एक फिल्मकार के तौर पर जब आप मुंबई में स्थापित फिल्मकारों के बीच अपने विषय को लेकर जाते हैं
तो ये मेरे लिए हमेशा जानने का विषय होता है कि जो पहले से स्थापित और मौजूद लोग हैं जो काफ़ी बिजनेस कर रहे हैं और जिनके पास एक फार्मूला है, और जब एक नया फिल्मकार वहाँ पहुँचता है तो उसको किस तरह की कन्फ्रंटेशन का सामना करना पड़ता है। ख़ुद आपका अपना एक्सपीरियंस ज़रूर रहा होगा क्योंकि आप लंबे समय से चीज़ों को रेशनली देखने का एक आपका अभ्यास है। देखिए बहुत मुश्किल तो है, हालांकि अभी चीज़ें बदल रही हैं। मैं जिस दौर में गया था उस दौर तक स्क्रिप्ट जो थी वो इन द लिस्ट प्रायोरिटीज नंबर 7 नंबर 8 होती थी। हीरो कौन है, बजट कितना है, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर कौन है, अच्छा म्यूजिक कौन कर रहा है, अच्छा कोरियोग्राफ किससे करवा रहे हो, अच्छा यार शूटिंग कहाँ पे करेंगे, अच्छा ये गाना कौन कर रहा है, और फाइनली अच्छा सुनो स्क्रिप्ट क्या है, वो 7वीं 8वीं फहरिस्त में उसका नाम हुआ करता था। तो ऐसे दौर में आप अगर ये उम्मीद करें किसी के पास जाके कि वो स्क्रिप्ट की ताकत पर या उसकी बिना पर आपको कोई फिल्म मिल जाएगी तो थोड़ा मुश्किल था। अक्सर लोग जो हैं, चूँकि देखिए फिल्म इंडस्ट्री एक बाहर परसेप्शन है कि बहुत क्रिएटिव जगह है, बहुत बड़े बड़े क्रिएटिव लोग हैं, बिल्कुल सही है, बट अंततः जो चीज़ आप जल्दी सीख जाएं, मेरे अनुभव से जो मैं कह सकता हूँ, जो चीज़ आप जल्दी सीखें उस शहर में वो ये है कि फिल्म एट द एंड ऑफ द डे इज़ हार्डकोर बिजनेस। वो बिजनेस सलमान खान के लिए भी है, वो बिजनेस अरशद वारसी के लिए भी है, और सभी को एंड ऑफ द डे जो आदमी फिल्म में पैसा लगा रहा है ही हैव टू लुक एट इफ अकाउंट्स, उसको अंततः डिसाइड करना है कि मैं ये फिल्म बनाऊं या नहीं बनाऊं। तो एक तो ये चीज़ आपको समझ में आते आते समय लगता है जब आप नए स्ट्रगलर के रूप में शहर में जाते हैं। मुझे ये बात बहुत बाद में समझ में आई। ये लगा कि अच्छी स्क्रिप्ट है और ये स्क्रिप्ट में तो यार इतनी बढ़िया स्क्रिप्ट है तो क्यों नहीं बनाएंगे, कोई भी बनाएगा स्क्रिप्ट को। लेकिन फिर वो ये बात समझ में आती है कि चूंकि आप नए डायरेक्टर हैं, आपके साथ में कौन स्टार काम करेगा, अगर स्टार काम नहीं करेगा तो फिर कितने पैसे में आप फिल्म बनाएंगे, अगर आप वैसी फिल्म बनाएंगे, वो वगैरह वगैरह तमाम कैलकुलेशन। तो मुश्किल तो है। मेरे साथ दूसरी मुश्किल ये थी कि चूंकि मैंने किसी को असिस्ट नहीं किया, मैं किसी फिल्म स्कूल नहीं गया, मैं उस शहर में लोगों को जानता भी नहीं था, मैं सीधा यहाँ से गया कुछ दोस्तों के साथ में, मैंने अपनी पहली फिल्म बना डाली जो बहुत कम लोगों ने देखी। तो लोगों को ये तो लगता था कि यार ये बात ठीक करता है, स्क्रिप्ट्स भी इसकी अच्छी हैं, कुछ जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस है, डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाए हुए हैं, सेंसिबल लड़का लगता है, लेकिन किसको फ़ोन करके पूछें कि ये कैसा है। तो किसी को असिस्ट नहीं किया कि डेविड साहब आपका असिस्टेंट हुआ करता था, जरा बता दीजिए, या फलां बैच में थे तुम FTI के या मास कम्युनिकेशन के, तो हम तो न 3 में न 13 में। तो वो एक बड़ी दिक्कत मुझे लोगों के, आई कुड सी इट ऑन पीपल्स फेस, कि मुझे नजर आता था उनके चेहरों पर कि वो ये सोच रहे हैं कि यार कहीं से तो कुछ एक गारंटी तुम्हारी मिले कि तुम पर 5, 7, 8 करोड़ रुपए हम लगा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ वो जो बिजनेस एस्पेक्ट है बॉलीवुड का, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का, उसको समझना जितनी जल्दी समझ लें उतना बेहतर है मेरी राय में। ये बिजनेस एस्पेक्ट बड़ा दिलचस्प है, इस पर बात करेंगे। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं फिल्मकार सुभाष कपूर के साथ। मेरा एक बॉलीवुड का एक एनालॉजी है मेरी, मैं उसको पॉलिटिकल टर्म्स में कहता हूँ। तो मैं कई बार अनुराग और इन लोगों को मजाक में बोलता हूँ कि एक दौर में लगभग अनटचेबल माने जाने वाले कॉमरेड अनुराग कश्यप जो हैं, अब वो मेन स्ट्रीम के रणबीर कपूर के साथ में काम कर रहे हैं। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। आप हैं आज सुभाष कपूर के साथ जो कि फिल्मकार हैं और जिनकी ताज़ा फिल्म जॉली LLB इन दिनों चर्चा में है। सुभाष जी, आपने कहा कि बिजनेस फिल्म का सबसे सेंट्रल, हाँ धंधा, बॉलीवुड की ज़बान में धंधा सबसे सेंट्रल पॉइंट है जी। जबकि आप खुद थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि भाई ये जो ऑफ बीट फिल्में थी, ख़ास तौर पर जो आर्ट सिनेमा, वो भी तो एक सिनेमा था जो कुछ न कुछ आपकी भी ज़िंदगी में जोड़ गया होगा। अगर बिज़नेस इतना ही अनचैलेंज्ड और अनडिस्प्यूटेबल है, तब तो मेरा ख्याल है कि वो वाले रास्ते हैं, अल्टरनेटिव सिनेमा और आर्ट सिनेमा, ये सब तो बंद हो जाते हैं, या उस पर एक हंसी की मुद्रा में देखा जाना चाहिए? नहीं, देखिए अल्टरनेटिव सिनेमा ने भी अपना दर्शक ढूंढ लिया ना। आज जो दिवाकर फिल्में बना रहा है या जो अनुराग बना रहा है या और भी बहुत सारे नए लोग जो फिल्में बना रहे हैं, राजकुमार गुप्ता जिस तरह की फिल्में बना रहा है या मेरी 1-2 फिल्में जिस तरह की रही हैं, वो उसी जोन में। आप देखिए सुधीर मिश्रा भी उस तरह की फिल्में बना रहे हैं आज। धीरे धीरे जो 80s में 90s में दौर था, उस दौर में तो एक किस्म की फिल्में चला करती थी। एक हमारे यहाँ बात बोलते हैं कि सिर्फ पोस्टर पे चेहरे बदले जाते थे, बाकी फिल्म में सब कुछ वो होता, वही हीरो होता था, वही कहानी, वही हीरोइन। अभी धीरे धीरे पिछले 5-7 सालों में ख़ास तौर पर
वो पूरा ट्रेंड बदला है। अब आप उसको मल्टीप्लेक्स का आना कहिए, लोगों का एक्सपोजर लेवल बढ़ गया है, उसकी बात आप करें, लोग दुनिया भर की तमाम सिनेमा को देखते हैं, उनको पसंद करते हैं, और वो हिंदी सिनेमा में भी बिना किसी स्टार के या बिना किसी लाभ लश्कर के जो हिंदी सिनेमा का होता है, उसके बावजूद वो अच्छी कहानी को, अच्छे कंटेंट को देखना पसंद करते हैं। तो जो दर्शक वर्ग बहुत 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 छोटा था 80 के दौर में या अर्ली 90s में, जिसको हम ऑल्टरनेट आर्ट ऑफ सिनेमा कहते हैं, वो एक साइजेबल हो गया। आज वो इतना बड़ा है कि वो एक फिल्म का बिजनेस जो है वो 80 करोड़ 90 करोड़, चाहे वो कहानी देखें, चाहे आप विकी डॉनर देखें, चाहे आप बेशुमार इस तरह की फिल्में देखें, जॉली एलएलबी अगर आप देखें। देखिए, अंततः कविता हो, पेंटिंग हो, मैंने लिखी, एक पेन है, एक कागज़ है, नहीं पसंद आई, फाड़ के फेंक दी। पेंटिंग है, शायद 150-200-250 रुपया का रंग ब्रश लगा, नहीं पसंद आई, जला के फेंक दी। सिनेमा इन इटसेल्फ is a very expensive medium. और सिनेमा इज मेड फॉर लार्ज ऑडियंसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। कोई भी डायरेक्टर ये नहीं बोलता कि मैं एक बहुत छोटे से ग्रुप के लिए, आधुनिक कविता शायद आप एक बहुत, शास्त्रीय संगीत शायद आप एक छोटे दर्शक वर्ग के लिए, कुछ ज्ञानी पढ़े लिखे लोगों के लिए कर सकते हैं, लेकिन सिनेमा आमतौर पर एक बड़े दर्शक वर्ग के लिए हर डायरेक्टर ही चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखें। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि उसमें जो उसके कमर्शियल एस्पेक्ट हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। मैं हमेशा से ऐसा मानता हूँ कि वो जितनी जिम्मेदारी प्रोड्यूसर की है, डायरेक्टर की भी जिम्मेदारी है, और उसकी जिम्मेदारी इसमें नहीं कि प्रोड्यूसर कितना कमाए, लेकिन इसमें ज़रूर है कि उसका कंटेंट, उसकी फिल्म कितने लोगों तक पहुँचे। लेकिन अब इसमें यही है, इस बहस को लंबा नहीं खींचेंगे, लेकिन चूंकि आप इस पर बहुत लगता है कि आपने विचार किया है और इस पर आप बहुत इंटेलिजेंटली रिएक्ट कर रहे हैं। देखिए कि जब बिज़नेस का कोई अल्टरनेटिव मॉडल जिसकी बात कही जाती है कि अगर हमें अपनी तरह की फ़िल्म बनाना है तो हमें अपनी तरह का एक बिज़नेस मॉडल खड़ा करना पड़ेगा, लेकिन हो यहाँ ये रहा है कि अगर आप किसी चीज़ के बरक्स कोई एक अल्टरनेटिव मॉडल नहीं खड़ा कर सकते तो आप उसके साथ तालमेल बिठा लीजिए। आपने नाम लिया अनुराग का, आपने दिवाकर का नाम लिया, मैं उसमें आशुतोष का भी नाम जोड़ लूँगा, और जो दूसरे लोग हैं जिनको हम कहते हैं कि भाई वो कुछ एक अलग काम कर रहे हैं, एक उसका विरोध करने के बजाय और एक नया मॉडल खड़ा करने के बजाय उसके साथ एक एडजस्टमेंट कर रहे हैं। अगर इसको इस हार्श रियलिटी, इस हार्श कंक्लूजन पर पहुँचें तो आप क्या कहते हैं? नहीं, मैं इसको दूसरी तरफ से देखता हूँ। देखिए, हुआ क्या कि मेरा एक बॉलीवुड का एक एनालॉजी है मेरी, मैं उसको पॉलिटिकल टर्म्स में कहता हूँ। तो मैं कई बार अनुराग और इन लोगों को मजाक में बोलता हूँ कि एक दौर में लगभग अनटचेबल माने जाने वाले कॉमरेड अनुराग कश्यप जो हैं, अब वो मेन स्ट्रीम के रणबीर कपूर के साथ में काम कर रहे हैं। और ये शुरुआत दरअसल कैसे हुई? ये शुरुआत हुई कि उस रणबीर कपूर को, या आज के हिंदी सिनेमा का जो नया हीरो है, जो नया स्टार है, वो भी इस बदलते ट्रेंड को समझ रहा है। उसको भी बॉक्स ऑफिस के साथ में वो इज्जत चाहिए, उसको भी एक अच्छी स्क्रिप्ट में काम करना है। आज हिंदुस्तान में हमारे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं लगता है कि ऑस्कर बहुत दूर की बात है। ये दूसरी बहस है कि ऑस्कर के पीछे भागना या नहीं भागना, वो जायज़ बहस है अपनी जगह पर, लेकिन आज वो उसके लिए अकल्पनीय नहीं है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता कभी, या इंटरनेशनल मार्केट में, या जो इरफान इंटरनेशनल मार्केट में कर रहे हैं, या और बाकी दूसरे लोग जो कर रहे हैं, तो सबकी एस्पिरेशंस जो हैं, सबकी उम्मीदें जो हैं, वो हैं कि हम भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो आप जिसको एडजस्टमेंट कह रहे हैं, मैं उसको बदलते दौर की सच्चाई कहता हूँ। और ये एडजस्टमेंट जो है ज़रूर थोड़ी इस तरफ से भी है, थोड़ी उस तरफ से भी है, ज़्यादा उस तरफ से है, लेकिन जो नई पौध है एक्टर्स की, स्टोरी राइटर्स की, फिल्म मेकर्स की भी, उस पौध में तो साहब बहुत लोग ऐसे हैं जो नए कंटेंट, नए कहानीकार, नए कश्यप, नए बनर्जी और नए मिश्रा, इन लोगों के साथ में काम करना चाहते हैं। तो मैं जानता हूँ आप जिस बहस की ओर इशारा कर रहे हैं, मैं इसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मानता हूँ। मैं समझता हूँ इस रियलिटी को जितना जल्दी लोग समझ लें, एंड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द कंटेंट दैट यू वांट टू मेक, जिस तरह का सिनेमा आप बनाना चाहते हैं, अगर आपके पास बड़ा स्टार हो तो क्या बात है साहब, बहुत मेरी तो ख्वाहिश है कि मुझे सलमान, शाहरुख के साथ काम करने का मौका मिले, बिकॉज मेरा इंटरेस्ट है उस रीच में। एज ए डायरेक्टर मैं स्वार्थी हूँ, मेरा ये लालच जरूर है कि मेरा काम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और बिल्कुल आखिर में हम आपसे एक तो जॉली एलएलबी के बारे में आपकी सरसरी तौर पर ख़ुद, चूँकि उस फिल्म को आपने बनाया और उससे जो दर्शकों का रिस्पांस मिला उस पर, और आपके नए प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहेंगे।
देखिए जॉली एलएलबी मेरी पत्रकारिता के दिनों में हालांकि मेरा बीट नहीं था, लेकिन मैंने 1-2 केसेस को कवर करने में कोर्ट गया था, दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में। और वहाँ इत्तेफाकन मेरे एक पुराने दोस्त से मुलाकात हुई जो वकील था। उसका नाम जॉली है, मतलब उसका निकनेम जॉली है। फिल्म की कहानी और उसका कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ टाइटल में उसका नाम मैंने इस्तेमाल किया है। और जब मैंने वहाँ कोर्ट देखे तो मुझे तो मतलब मेरा जो कोर्ट का पर्सोना था, ये जो इमेज थी वो हिंदी सिनेमा से थी। हमारे देश में जो भी चीज़ आपने नहीं देखी है वो उसकी इमेज हिंदी सिनेमा से होती है ना। हमारे यहाँ पॉलिटिशियन करप्ट होता है, फौजी ईमानदार होता है। Slammed him completely. तुम गवाही दो या ना दो, मैं तो सच ढूंढ के निकालूंगा। Who is this Jolly? He is nothing. He is nobody. अल्लाह मचाना कान के नीचे खींच के दूंगा ना, अगली 7 पुश्तें तेरी साली बहरी पैदा होंगी। बस जनाब इसको बोलिए। चुप जनाब, इसको मैं यही पीटूंगा, मैं बोल रहा हूँ। चुप रहेगा नहीं रहेगा? तेरी औकात बस करो। तो वहाँ से ये थॉट पैदा हुआ कि ये जो रियल कोर्ट हैं ये तो अभी तक हिंदी सिनेमा में किसी ने खुदा जाने क्यों लेकिन नहीं दिखाए। फिर वो फिल्म बनी और जॉली एलएलबी दरअसल मैं बहुत समय से बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खैर बनी और इस साल की हिट फिल्मों में उसका शुमार है। साल की पहली 3-4 हिट जो फिल्में उसका शुमार है। तो वो बहुत सुखद अनुभव रहा, बहुत अच्छा रिएक्शन फिल्म पर लोगों का आया। जहाँ तक अगले प्रोजेक्ट्स की बात है, मुझे विनोद चोपड़ा, राजू हिरानी ने मुन्ना भाई पार्ट 3 बनाने के लिए साइन किया और मैं अभी बस कुछ 15-20 रोज़ और थोड़ा छुट्टी के मूड में हूँ, परिवार के साथ में कुछ हिमाचल जा रहा हूँ घूमने। वो करके वापस बम्बई पहुँचूँगा तो देन आई विल स्टार्ट राइटिंग मुन्ना भाई। तो वो लिखूँगा और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि 2014 के अंत में या 2015 की शुरुआत में अगली मुन्ना भाई दर्शकों को देखने को मिलेगी। हम भी उम्मीद करते हैं कि जब ये फिल्म देखने को मिलेगी तो एक नया अनुभव दर्शकों के लिए होगा और इस फिल्म की कामयाबी के लिए हम अभी से कामना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष जी, आपने हमें इतना वक्त दिया। ये थे सुभाष कपूर, युवा फिल्मकार। कुछ कहना चाहते हो प्रोग्राम के बारे में तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।